दोस्तों बात है 2013 की, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बयान जारी करती है और कहती है कि ईडी व सीबीआई यूपीए गवर्नमेंट के इशारे पे चल रही है। यही प्रश्न इस समय आम लोग भी पूछ रहे हैं, क्या ईडी व सीबीआई बीजेपी के भी इशारे पर चल रही है, या बीजेपी का यह कहना कि ईडी व सीबीआई निष्पक्ष होकर स्वतंत्र होकर अपना काम कर रही है और जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ वो लगाम लगा रही है। तो आइए इस वीडियो में कुछ केस स्टडी को समझते हैं और समझते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक ईडी और सीबीआई अपना निष्पक्ष होकर ही काम कर रही हैं या नहीं। तो जो सबसे पहला हम लोग केस स्टडी लेंगे वो है महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नेता जिनका नाम है नवाब मलिक, जो कि एनसीपी से आते हैं। फिलहाल वो जेल में बंद है। उन पर यह आरोप है कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारिकर के करीबी सलीम पटेल से कम दामों में, जो कि बाजार में दाम चल रहा था उससे कम दामों में जमीन खरीदी। इसी को लेकर ईडी ने एक अपना प्राथमिकी दर्ज कराई और उससे पूछताछ करने लगी। लंबे घंटों पूछताछ के बाद उनको कस्टडी में ले लिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके दामाद समीर खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स मामले में कस्टडी में लिया। उसके कुछ दिनों बाद शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी कस्टडी में ले लिया। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को नवाब मलिक ने जोर शोरों से उठाया और कहा कि बीजेपी और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मिलकर साजिश कर रही हैं आर्यन खान को फंसाने की। कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट का आदेश आता है कि ये दोनों बाइज्जत बरी हैं। इसमें आर्यन खान को बाइज्जत बरी किया जाता है और समीर खान को जमानत दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं नारायण राणे की। नारायण राणे एक बहुत ही प्रमुख नेता है और केंद्रीय मंत्री हैं इसमें बीजेपी में। ये कभी एनसीपी के भी शिवसेना के नेता थे और कभी ये कांग्रेस के। 1999 में जब शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, वो कुछ वक्त के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2016 में बीजेपी के सांसद हैं किरीट सोमैया। ये उस समय के डायरेक्टर जनरल ईडी को एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आप नारायण राणे और उनके परिवार के बिजनेस की जांच करें। जांच करने में पता चलता है कि नारायण राणे ने 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लंघन किया है। इसका मतलब यह है कि उनपे कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया था 300 करोड़ रुपए का। कुछ दिनों के बाद ये बीजेपी में चले आते हैं और ये जो केस है ये दब जाता है और इसका अब तक नहीं पता चला कि इस पे जांचें हो रही हैं या नहीं हो रही। तो एक तरफ नवाब मलिक जो कि विपक्षी पार्टी से थे, उनको जेल जाना पड़ा, और एक तरफ नारायण राणे जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उन पे कोई भी ईडी और सीबीआई की जांचें नहीं चल रही हैं। वो क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब हम लोग दूसरा केस स्टडी लेते हैं असम की। असम के इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कभी 2011 में तरुण गोगोई की जो सरकार थी उसमें प्रमुख पद पे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये इनका कहा जाता है कि इनका बहुत ही बोलबाला था, लेकिन इनकी आपस में नहीं बनती है और ये 2014 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं। लेकिन जब ये छोड़ते हैं उसके पहले ही शारदा चिट फंड घोटाले में इनका नाम आ जाता है। शारदा चिट फंड घोटाला क्या है कि इसमें यह कहा जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने 20 लाख रुपए शारदा ग्रुप के मालिक से लिया हर महीने, कि शारदा ग्रुप आराम से बिना किसी दिक्कत के असम में अपना रोजगार कर सके। ये कुछ दिनों के बाद इस पे ईडी ने कार्रवाई की, इनसे घंटों पूछताछ की अपने दफ्तर में कोलकाता के, और इनका एक न्यूज चैनल भी चलता था न्यूज लाइव, जिसकी प्रमुख है उनकी पत्नी। लेकिन ये जब बीजेपी में आ जाते हैं तो ये भी केस दब जाता है। इसकी क्या जांचें हैं अभी तक कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल हेमंत बिस्वा शर्मा नेडा के प्रमुख है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस के, और इनको कहा जाता है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का जो भी विस्तार है उसके ये सबसे प्रमुख हीरो हेमंत बिस्वा शर्मा है। अब हम अगली बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पे ये आरोप है कि वो कोयला घोटाले में इनका नाम है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बीरभूम के इलाके में कोयला को चोरी किया गया, बोरी में भरकर, साइकिल पे लादकर, ट्रकों में भरकर चोरी किया गया। लेकिन इस पे 3 से 4 बार ईडी ने समन भेजा। 2021 का चुनाव था, उसके पहले समन भेजा गया, फिर 2021 के चुनाव के बाद उतना कुछ भी प्रभाव भी नहीं पड़ा है। कहने का मतलब जब चुनाव आता है तो ईडी और सीबीआई अपना काम करती हैं, चुनाव भी जाता है थोड़ा रिलैक्स करती है। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो कि कभी माने जाते थे कि ये टीएमसी में बहुत प्रमुख नेता हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, इन पे एक स्टिंग ऑपरेशन चलता है जिसमें इन पे आरोप लगता है कि ये 5 लाख रुपए घूस लेते हैं, और उनके साथ ही मुकुल राय पर भी लगता है कि 15 लाख रुपए घूस लेते हैं। लेकिन जो भी चार्जशीट दायर होती है ईडी में, इनमें इनका नाम नहीं रहता है। इन 3 केस स्टडी से हमको ये प्रतीत हो रहा है
कि जैसे यूपीए गवर्नमेंट में ईडी सीबीआई काम करती थी, वैसे ही आज भी ईडी व सीबीआई उसी तरह काम कर रही है और इन दोनों में कोई अंतर दिख नहीं रहा है। आप चाहे जो समझे, ये आपके विचार होंगे, लेकिन इन सब पहलुओं से देखने से लग रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं ईडी सीबीआई को दिखाया जाता है, ईडी सीबीआई कार्य करती है कि जो भी विपक्षी नेता हैं डरे धमके, जिससे चुनाव में उनको आसानी हो। ये पूरी कहानी है। आप क्या समझते हैं जरूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कुछ कमी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे और सुधार हो सके। और वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।